नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का वीकली करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस सप्ताह में चर्चा में रही इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की न्यूज़ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या-क्या खास विषय शामिल है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे आज की पहली न्यूज़ क्या-क्या है। तो देखिए आज की हमारी जो न्यूज़ है उनमें शामिल है गुजरात का मसाली बना भारत का पहला सौर सीमा गाँव। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गंगा डॉल्फिन को पहली बार असम में टैग किया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में माउंट सिमेरू में विस्फोट पढ़ेंगे। मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था, ये बात पढ़ेंगे और पढ़ेंगे आखिरी न्यूज़ दुनिया के सबसे बड़े लौह भंडार की खोज। तो पहली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है गुजरात का मसाली बना भारत का पहला सौर सीमा गाँव। तो क्या-क्या खास बातें जाननी है? तो गुजरात के मसाली गाँव को देश का पहला सौर सीमा गाँव बना दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। ये गाँव कहाँ स्थित है? तो देखिए ये गाँव है गुजरात के बनासकांठा जिले के अंदर और ये जो बनासकांठा जिला है ना, ये पाकिस्तान की सीमा से बस 40 किलोमीटर ही दूर है। दरअसल इस गाँव के अंदर लागू किया गया था पीएम सूर्यघर योजना। तो इस योजना के तहत 800 लोगों की आबादी वाले इस गांव को कुल 1900 घर हैं इसके अंदर, जिन सभी को सोलर रूफटॉप लगा दिए गए हैं। अब इस गांव के घरों में 225 किलोवाट से अधिक बिजली पैदा होती है, जो कि अपने आप में खास है, महत्वपूर्ण है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि भारत की प्रतिबद्धता भी है, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ आना है, चीज़ों को बढ़ाना है, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं और जो हमारे लक्ष्य निर्धारित करे हैं हम लोगों ने नेट जीरो के लिए, उन सभी को इसी प्रकार से धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए गए। इसमें पीएम सूर्यघर योजना के तहत 59.81 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है, जबकि 20.52 लाख रुपए सार्वजनिक योगदान से और 35.67 लाख रुपए सहयोग सीएसआर के तहत किया गया। तो मिला जुला करके ये टोटल 1 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि यहाँ खर्च हुई। ठीक है, पीएम सूर्यघर योजना क्या है? अब ये भी ज़रूरी है क्योंकि योजनाएं बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आती है, तो ज़रूरी है कि पीएम सूर्यघर योजना हम पढ़ें। तो करंट में क्या हुआ वो पढ़ लिया, अब योजना समझते हैं। दरअसल इस योजना को भारत सरकार ने शुरू किया है सोलर रूफटॉप क्षमता में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए और आवासीय घरों में अपनी बिजली पैदा करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हो अपनी खुद की बिजली बनाओ। तो 29 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो मुफ्त बिजली योजना है पूरी तरह से। अब कुल परिव्यय कितना निर्धारित किया गया? 75,021 करोड़ रुपए का। कब तक के लिए है? 26-27 तक लागू किया जाएगा। यहाँ पर यह फैसला किया गया है कि 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% दिया जाएगा। ठीक है, वहीं 2 से 3 किलोवाट क्षमता तक के लिए सौर प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। तो 2 किलोवाट तक के लिए 60% सब्सिडी, इसके बाद 2 से 3 किलोवाट तक के लिए 40% सब्सिडी और अधिकतम जो है ये कार्यक्रम सारा 3 किलोवाट की क्षमता तक ही चलेगा। ठीक है, सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट रखी गई है, जैसे कि आपको बताया। कौन आवेदन कर सकता है? तो जो भारतीय नागरिक हो, जिसकी छत पर पैनल लगाने के लिए जगह हो, वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए घर में एक। ठीक है, इसके अलावा वो किसी और से मतलब सौर पैनलों के लिए कोई और सब्सिडी नहीं लेता हो। ठीक, तो इस योजना का उद्देश्य देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना है, जो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए दूसरी न्यूज समझते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया। तो कहाँ पे काम हुआ? ये असम में। गंगा नदी डॉल्फिन को टैग क्यों किया जाना, इसके पीछे क्या जरूरत है, इन चीजों को भी समझते हैं। तो गंगा नदी डॉल्फिन को पहली बार असम में टैग किया गया और यह काम किया गया है भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा असम वन विभाग के सहयोग से। ठीक है, इस दौरान इन्होंने एक नर डॉल्फिन को टैग किया है, पशु चिकित्सा देखभाल के तहत उसको छोड़ दिया। क्यों जरूरत पड़ी थी टैग करने की? तो देखिए इसके पीछे का रीजन है निवास स्थान की समझ। दरअसल हम ना डॉल्फिन के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है, हमें ये नहीं पता कि गंगा नदी डॉल्फिन किस प्रकार से अपना जीवन बिताती है, मौसम बदलने के समय वो कैसे कैसे प्रवास करती है, कहाँ रहती है, क्या उसकी स्थितियां रहती हैं, कितनी गहराइयों तक वो चली जाती है, कब उसके लिए क्या स्थिति उपयुक्त, हम नहीं जानते। और अभी हम देख रहे हैं कि उसके हैबिटेट नष्ट हो रहे हैं, संख्या में गिरावट आ रही है, तो उसके संरक्षण पे भी इसकी वजह से ध्यान दिया जाएगा। तो इन सभी उद्देश्यों के लिए फिलहाल डॉल्फिन की उपग्रह टैगिंग की जाएगी। ठीक है, उपग्रह टैगिंग जो होगी वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के तहत ही होगी, इस पूरे के पूरे जो टैगिंग का मामला है उसके तहत ही करना है इनको। तो इसकी सभी जानकारी हमें मिल जाएंगी डॉल्फिन के जीवन की। ठीक है, और ये भी समझने में हम लोग को अपने मदद होगी कि कैसे मानव गतिविधियों की वजह से जहाँ नदियाँ प्रभावित हुई हैं, उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर डॉल्फिन किस प्रकार से जीवन यापन करती हैं अपना। तो इस मामले में ये टैगिंग का मामला महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी बात गंगा नदी डॉल्फिन की करते हैं। इसका नाम क्या है? प्लास्टिस्टा गेंगेटिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। ये डॉल्फिन अंधी होती है, ठीक है, दृष्टिहीन होती है, मतलब पूरी तरह से नहीं बट फिर भी
थोड़ा बहुत कम ही दिख पाती है, लगभग इसको अंधा ही माना जाता है। मीठे पानी के जल में, मीठे पानी में ही रहती है ये। और इसके अलावा पानी में सांस नहीं लेती तो उसको बाहर आना पड़ता है, और जब ये सांस लेने के लिए बाहर आती है तो एक आवाज़ निकालती है जिसकी वजह से इसको सूसू के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है, और भारत में ये घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल और यमुना आदि नदियों में पाई जाती है। ठीक है, गंगा नदी के अलावा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया है बिहार में, गंगा मतलब अपनी डॉल्फिन्स के लिए। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, और वर्ष 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय पशु या राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था भारत का। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है सभी बातें। अगर संरक्षण की स्थिति समझे तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में रखा गया है। आयुसीएन इसको संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड कहता है, और कहता है कि थोड़ा संरक्षण करो, जरूरी है। और साइट्स ने इसको परिशिष्ट 1 में शामिल किया हुआ है। साइट्स मतलब लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमन इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद अगली न्यूज समझते हैं। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में माउंट सेमेरू में विस्फोट हुआ। तो कहाँ है और क्या क्या चीजें समझते हैं। तो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है माउंट सेमेरू, जिसके अंदर विस्फोट हो गया है। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी और भूवैज्ञानिक खतरा शमन केंद्र ने इसके बाद एक ऑरेंज वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी नोटिस फॉर एविएशन जारी किया। ज्वालामुखी के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में कह दिया गया है कि कोई भी उड़ान ना रहे। ठीक है, यानी जितनी फ्लाइट्स है वो दूर से ही निकल जाए, ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के एरिया में ना आए, परेशानी होगी। और वहीं ज्वालामुखी के चारों ओर 3 किलोमीटर के एरिया को खतरे का क्षेत्र अनाउंस कर दिया गया है। ज्वालामुखी के ढलानों से निकलने वाली नदियों के 500 मीटर के भीतर निवासियों को कह दिया कि किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो, अभी दूर ही रहें और पीछे ही बने रहें। ठीक है, परेशानियां हो सकती हैं। तो कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। तो ये मैप हम लोग को दिखाई दे रहा है, इंडोनेशिया का मैप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहाँ है, और जो माउंट सेमेरू की लोकेशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक, तो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी इसको जाना जाता है। ऊंचाई 3676 मीटर है। इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से ये एक माना जाता है। यह सुंडा प्लेट के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उपभाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप का हिस्सा है। यह निर्मित खाई को सुंडा खाई के नाम से भी जाना जाता है। जावा खाई इसका प्रमुख खंडीय भाग है। ठीक है, तो ये मैप हम लोग के सामने है इंडोनेशिया का। ठीक है ना, सुमात्रा, जावा, बाली, मतलब हमारे को ये 3 आइलैंड जो है वो देखने को मिलते हैं इंडोनेशिया के। ठीक है, तो इसकी सीमा पपुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ लगती है। राजधानी है इसकी जकार्ता। आधिकारिक भाषा है इंडोनेशियाई, और इसकी मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। ठीक, इंडोनेशिया में ज्वालामुखियों की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा दुनिया के जो ज्वालामुखी हैं सक्रिय, वो हमें इंडोनेशिया में ही देखने को मिलते हैं। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने के कारण ये भूकंपीय उथल पुथल का खतरा भी बना रहता है यहाँ पर। ठीक, चीजें के लिए चलिए अब पढ़ते हैं मोल्डोवा को, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन गया है। तो मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया, और ये इसके 105वां पूर्ण सदस्य बन गया है। वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। तो खास तौर पर याद रखिएगा, कहीं परीक्षा में ऐसा ना हो कि आप विश्वास में रहें कि हरियाणा में कुछ हो ही नहीं सकता है, गुरुग्राम में नहीं हो सकता, तो कुछ और लगा दे आंसर। तो याद रखिएगा क्यों किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को स्थापित, क्योंकि हम चाहते थे कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो, नवीकरणीय और सौर ऊर्जा की तरफ हम लोग आगे बढ़े। इसके सदस्य देशों में ऊर्जा क्षमता सुनिश्चित करने और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, मोल्डोवा की बात करें तो एक छोटा पूर्वी यूरोपीय देश है। ठीक है, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, इसकी सीमा यूक्रेन और रोमानिया से लगती है। राजधानी इसकी चिशिनाउ, मुद्रा मोल्दोवन ल्यू। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पढ़ते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोहे के भंडार की खोज की गई है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अब तक के 10 दुनिया के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है, जो एक बड़ी रिसर्च मानी जा रही है। अर्थ.com की रिपोर्ट के अनुसार भूवैज्ञानिक ने इतने बड़े पैमाने पर लोहे के भंडार का पता लगाया जिसका पहले कभी भी पता नहीं चला, ना ही दस्तावेजीकरण हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर 55 अरब मीट्रिक टन के विशाल संसाधन है, विशाल भंडार रहेंगे। 105 प्रति मीट्रिक टन डॉलर की मौजूदा लौह अयस्क मूल्य के आधार पर इसकी कीमत 5.775 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है,
यानी कि अगर हम लोग वर्तमान कीमत का अंदाज़ा लगाएँ, तो वर्तमान कीमत जो है वो 105 प्रति मीट्रिक टन डॉलर है और 105 प्रति मीट्रिक टन डॉलर की वजह से 55 अरब मीट्रिक टन का अगर हम हिसाब लगाते हैं, तो कुल बैठती है वैल्यू 5.775 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी कि अमेरिका को आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा संपन्न कर सकता है ये भंडार, इसको खनन, और आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक ये इसको मजबूत भी रखेगा, क्योंकि लोहे के बिना तो जीवन वैसे ही पॉसिबल नहीं है, चीज़ें नहीं हो सकती। तो आजकल हम देखते हैं कि सभी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा लाभ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को इससे। तो माना जा रहा है कि ये जो भंडार हैं ये 1.4 से 1.1 अरब साल पुराने हैं और महाद्वीप के टूटने और ऑस्ट्रेलिया के निर्माण के दौरान ही ये बने थे। अरबों की कीमत के लौह अयस्क हैं, जैसे कि बताया अभी आपको। फिलहाल नमूनों का परीक्षण और आइसोटोप का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं ऐसे, और धरती पर मौजूद लोहे के भंडार को लेकर चीज़ें बदल भी सकते हैं, ठीक है, जो रिसर्च वगैरह होती है। फिलहाल जो स्थिति है रिसर्च की, यूरेनियम और सीसा आइसोटोप का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। इसके माध्यम से ये माना जा रहा है कि ये जो 1.4 अरब साल पुराने हैं इसकी पुष्टि हो जाए, क्योंकि कहीं-कहीं ये भी माना जा रहा है कि ये 2.2 अरब साल पुराने हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इतने पुराने नहीं हैं, हम यहीं तक इसकी सीमा मान सकते हैं, लेकिन रिसर्च से और बाकी जो चीज़ें होनी है उसके माध्यम से ही ये स्पष्ट हो पाएगा। यह उस पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देती है, खनिज भंडार कैसे बनते हैं, यहाँ पर ये चीज़ भी देखने को मिल रही है। यह रिसर्च सुपर महाद्वीपों की गतिविधियों और परिवर्तनों के नए संबंधों पर भी प्रकाश डालती है। इन विशाल लौह अयस्क भंडार और सुपर कॉन्टिनेंट चक्रों में परिवर्तन के बीच लिंक की खोज से पश्च प्राचीन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की समझ में भी सुधार होगा, ये उम्मीद की जा रही है। रिसर्च टीम ऐसी तकनीकों का उपयोग किया है जो समस्थैनिक डेटिंग और रासायनिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह दृष्टिकोण लोहे में बदलाव को दिखाता है, क्योंकि 30 से 60% तक लोहे सांद्रता में बदल गया है। तो देखेंगे कि चीज़ें क्या होगी आने वाले समय में, क्योंकि अभी नई-नई खोज हुई है, तो अभी पूरी तरह से जानकारियाँ नहीं मिली है, बट धीरे-धीरे चीज़ें इसकी समझ में आएँगी और नए-नए पहलू खुलेंगे। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर न्यूज़ वीक के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी, उन सभी पर चर्चा हो गई है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बस जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, बाकी साथियों तक भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।